गाइस सो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग डाटा। जैसे कि आपको पता है हम लोग थ्योरी पोर्शंस कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ी इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, तो जितना भी से हो पाएगा वो मैं बताऊंगा। बाकी मेन हम फोकस करेंगे जो है वो थ्योरी पे हो। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा से। डाटा कितने टाइप से होते हैं? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। दो टाइप के डाटा है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि सीधा डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है फर्स्ट हैंड सोर्सेज से, यानी कि सर्वेज हो गए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हो गए। इट इज डाटा दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड। पहले ही पब्लिश नहीं हो रखा होता, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा होता है। जैसे कि आपसे कोई सर्वे ले रहा है कि आज सेंसस मान लो, जैसे सेंसस पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भैया कितने पॉपुलेशन है हमारी, तो सर्वे लोग ले रहे होते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। सबसे पहले इससे पहले पब्लिश नहीं हो चुका होता, पहली बार ही हो रहा होता है, ठीक है। तो वो हो गया प्राइमरी डाटा। इज एनी डाटा विच इज यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली कलेक्टेड। जैसे कि मान लो कि ये आप लोगों की पूरी वेट, ये आप लोगों की पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके लिए आपने कलेक्ट किया कि कितने हमारे मेंस हैं, वुमेन्स हैं, कितने जेंडर्स के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और ये सब आपको कलेक्ट करना है। आपका मेन पर्पस ये था कि आपको सेंसस निकालना था, पॉपुलेशन देखनी थी। तो इसी से आपने सब कुछ करा, और यही आपका कहते हैं प्राइमरी डाटा, और इससे पहले पब्लिश भी नहीं हो चुका। और मेन इसलिए कलेक्ट किया गया क्योंकि हमने सोचा ये था कि हमने सेंसस निकालना है, इसलिए हमने किया है। तो हमारा मेन पर्पस था, इसलिए हमने वो करा। तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा की बात करी जाए तो इज एनी इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड और रिसर्च रिसेंटली। पहले ही कलेक्टेड या फिर रिसेंटली जो है वो उसकी रिसर्च हो चुकी होती है। सोर्सेज की बात करें सेकेंडरी डाटा की तो इंक्लूड करते हैं इंटरनेट, लाइब्रेरी, कंपनी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट बैंक। जो भी आप लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप इंटरनेट पे सर्च मारते हो, चैट जीपीटी पे पढ़ते हो, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब सेकेंडरी डाटा है। आप लोगों ने खुद डाटा नहीं ढूंढा, ये पहले से इंटरनेट पे अवेलेबल था, बस आपने रिसर्च करके उसको ढूंढा है, तो ये आपकी सेकेंडरी डाटा हो गया। ओके, so the data collected is useful as it allows to the researcher to see the other options on their area of study, but care must be taken that the data is reliable and accurate। देखो इंटरनेट पे जो है वो आजकल बहुत सारी चीज़ें फेक रखी हैं, कुछ फेक भी होती हैं, कुछ रियल भी होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो आप ECC पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये कैपलाइन हो गया, यहाँ पे BPP हो गया। आपके पास दोनों स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। अब आप आपको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैपलाइन चूज़ करना है या फिर आपको बीपी चूज़ करने को। एक तरह से ये भी आप कह सकते हो कि डाटा ही है, क्योंकि आप एक दूसरी बुक ने पूरी पब्लिशिंग कर रखी है, कैपलाइन ने कर रखी है, बीपीपी ने कर रखी है, तो आपको चूज़ करना है आपको किससे पढ़ना है, ठीक है। आपको देखना है। अब देखो इंटरनेट पे कुछ ये मान लो कोई फेक दे रखा है, कोई रियल दे रखा है, तो आपको वो भी देखना है कि भैया आपको बोल रहा है कि 2024 की बुक है और आपको पकड़ा दी 2020 की बुक, तो फेकनेस से भी बचना है, ठीक है। ध्यान रखना है रिलायबल और एक्यूरेट सेकेंडरी डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस बट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द पर्पस इन हैंड। ये जो होता है, जैसे कि अब ये क्या है, ये कि बच्चों की मदद करने के लिए, अब ये इसका पर्पस कुछ और हो सकता है, लेकिन आप अपने पर्पस के लिए भी कर सकते हो। अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी को सेल्स नापनी थी, ठीक है, अपनी उसकी, तो लेकिन ये जो डाटा निकालना था वो किसी और कंपनी ने यूज़ कर लिया कि इसकी कंपनी की सेल्स जो है वो इतनी थी, तो हमारी कंपनी की सेल्स कितनी हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये वाली कंपनी ने सेल्स निकाली थी अपने पर्सपेक्टिव से कि हम अपना इंटरनल निकाल सके, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर ने इससे कंपैरिजन कर लिया, तो ये सब होता है सेकेंडरी डाटा। ओके, सो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी डाटा खत्म होता है। होप सो आई एम क्लियर। अगर नहीं है तो गाइस एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनल की बात करें तो अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब हमारी कंपनी के अंदर आते हैं। पेरोल सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम, ये सब इंटरनल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? रेडिली अवेलेबल होंगे आप भाई डिपार्टमेंट के अंदर, ये कंपनी के अंदर ही हैं, तो फटाफट से रेडी मिलेंगे। इजी टू सॉर्ट एंड एनालाइज होगा, सॉर्ट आसानी से कर पाओगे, एनालाइज भी अच्छे से कर सकते हो। रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ये भैया देखो डिपार्टमेंट्स आप ले रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर पाओगे कि क्या क्या हमारे को कंसर्न थे और क्या उससे हम उसको रिलेट कर पाएंगे। लिमिटेशन की बात करें तो मे नीड फर्दर प्रोसेसिंग टू बी ऑफ यूज़, ज़्यादा आगे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है यूज़ करने के लिए वो डाटा को। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो गवर्नमेंट इशूज़ करती है बहुत सारे डाटा, अदर बिजनेसेस करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, ट्रेड एसोसिएशंस करते हैं, फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्रेस, मीडिया वगैरह बहुत सारे डाटा निकालती है। इंटरनेट जो है भाई इंटरनेट के बारे में कौन नहीं जानता, सारे डाटा निकलते रहते हैं। बेनिफिट वाइड एक्सपेंस होता है। देखो भाई पूरा इतना बड़ा इंटरनेट है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इजीली एसेसिबल होते हैं, तो आप लोग कुछ भी सर्च करोगे आपको बहुत आराम से मिल जाना है, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत लेने की बात है नहीं। जनरल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जनरल हो या स्पेसिफिक हो। जनरल आप पूछते हो कि जनरल कितनी हमारी पॉपुलेशन है, क्या कितना हमारी जो है, जो भी आपको चीज़ जाननी है कि जनरल प्राइस आजकल कितने चल रहे हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछनी है, कुछ भी बात करनी है। आजकल एआई आ चुका है, वो भी बहुत मदद कर रहा है,
लिमिटेशन की बात करें, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आपको वही रियल फेक के बीच में डिफरेंस करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग सर्चेज होती हैं। तो आप लोगों को देखना है ना भैया कि क्या हमारे जो हम ढूंढ रहे हैं वो होगा नहीं होगा, कि आप लोगों को ढूंढना था कुछ मिल कुछ छूट गया, तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग सर्चेज होती है। बाकी जिसके बेनिफिट होते हैं उनके लिमिटेशन तो होते ही होते हैं। ओके, बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सैम्पलिंग टेक्निक्स में सबसे पहला आता है रैंडम सैम्पलिंग। तो इसके लिए आप लोग एक डायग्राम से समझ सकते हो। ये मान लीजिए हमारी पूरी इंडिया, ये इंडिया हो गया ये अपना, और इंडिया के अंदर आप लोगों ने सोचना है कि जितने भी बच्चे क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं उसको हमने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। तो ये हमने पूरे स्कूलों का सर्वे ले लिया, और जो भी स्कूल्स हमारे पास अवेलेबल थे, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि क्लास 12 में कितने बच्चे, और उनमें से किसी भी बच्चे को उठा लिया। यानी कि अगर एक स्कूल दिल्ली में है, दिल्ली में स्कूल से क्लास 12 का बच्चा उठाया, यहाँ से यहाँ दिल्ली की कोई दूसरी सिटी से उठा लिया, मुंबई से उठा लिया, हैदराबाद से उठा लिया, अलग अलग जगहों से बच्चे उठा लिए और रैंडम किसी में से भी बच्चों को चूज कर लिया। और ये इंडिया, इसको क्या कहेंगे हम कि हमारा सैंपल में से निकाला है, क्योंकि हमने इंडिया को सॉरी, इंडिया जो होगा वो हमारा पॉपुलेशन होगा, कि हमने पूरी पॉपुलेशन ले रखी है, ठीक है। और इसके अंदर से जो हमने क्लास 12 चूज करा था कि हम क्लास 12 के बच्चों को लेंगे, वो हमारा हो जाएगा सैंपल। ओके, तो पॉपुलेशन पूरा बड़ा इवेंट होता है कि हमने जैसे पूरी इंडिया को लिया तो ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब उसके बाद जो हमने क्लास 12 के बच्चों को लिया और उसको रैंडम सेलेक्ट किया, वो हो गई हमारी रैंडम सैम्पलिंग। ओके, और आगे बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। द सैंपल इज टेकन बाय चूजिंग अ रैंडम इनिशियल नंबर एंड देन पिकिंग द nth term आफ्टर दैट इज द फर्स्ट आइटम इज चूजन एज नंबर 12। मान लो कि यहाँ पे एक nth नंबर को चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद चूज करते रहते हैं। जैसे मान लो इन्होंने अपने यहाँ पे नंबर 12 चूज कर लिया, तो नेक्स्ट विल बी 112, then 212. The frequency of the nth item will depend on how big the sample population is and how many pieces of information are required. अब मान लो कि हमारे यहाँ पर जो है आपको एक प्राइजेस दे रखे हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, तो सेम प्रोडक्ट दे दिया, प्राइस इतने दे दी कि इस साल में इतना था, इस साल में इतना था। तो आप लोगों ने चूज कर लिया कि मैं हर तीसरे साल में देखूंगा कि हमारा प्राइस कितना जा रहा है, ठीक है, तीसरे साल में इतना जा रहा है, फिर 4 5 6 तीसरे साल में इतना जा रहा है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हर हम थर्ड टर्म पे देखेंगे 3, फिर उसके बाद 6 पे देखेंगे, यानी कि हम 3 एन टाइम में देख रहे हैं ना 3, फिर उसके बाद 13 पे देख लिया, फिर 23 पे देख लिया। आपने 10 का गैप ले लिया, किसी ने 3 का गैप ले लिया, वो डिपेंड करता है कि कितनी आपकी पॉपुलेशन जा रही है। वो हो गया हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आपको याद रखना है कि हम मेन जो है वो एन टर्म को यूज करते हैं ताकि हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर सकें। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्रेटास बना देते हैं, जैसे कि द पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स, मेन एंड वुमेन, एज ग्रुप्स एक्सेट्रा, देन अ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये पूरा हमने मान लीजिए पूरा ग्रुप बना दिया, इसमें से ये हमारी हो गई मैन, और ये हमारे हो गए मैन, ये हो गए वुमेन, और इसके अंदर फिर हमने एज ग्रुप ले लिया, मान लो 18 प्लस मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है। फिर इसी ग्रुप में से जो भी है ना, हमने इसमें से भी रैंडम उठा देना है। रैंडम का ही आप कह सकते हो इंक्रीज वर्जन है, उसमें हमने क्या किया था, एक पूरा कंट्री लिया था, फिर हमने क्लास 12 दिया था, फिर क्लास 12 में से बच्चे उठा लेते। हमने इसको रैंडम क्या कर दिया, पूरी कंट्री ली, मैन वुमेन देखे, मैन वुमेन के अंदर से एज देखी, फिर और उसके बाद उसके अंदर से रैंडम सैम्पलिंग कर दी। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें स्टेटस बन जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, सो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात करें, यूज्ड इफ अ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल इफ अ सैंपल वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ होल कंट्री, पूरी कंट्री का आपको सैंपल चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग अ गवर्नमेंट, मान लीजिए अब इलेक्शन हाल ही फिलहाल में हुआ है इंडिया में, तो इलेक्शन के लिए आपको कुछ डाटा वाटा चाहिए, तो प्रोसेस क्या होगा, पहले कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा एरियाज के अंदर, जैसे कि पूरी कंट्री है, या आपको एरियाज में डिवाइड कर दिया कि ये आपके एरियाज हो गए, ठीक है। उसके बाद ईच सैंपल एरिया फ्रॉम वन इज डिवाइडेड इनटू टाउन, सिटीज एंड रैंडम सैंपल इज टेकन। अब देखो ये आपको एरिया हो गए थे, अब इसके बाद इसको टाउन्स में डिवाइड कर देंगे, ये हमारे हुए टाउन, पहले ये हमारी सिटीज, ये टाउन। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडेड इनटू रोड्स एंड रैंडम सैंपल इज टेकन। अब ये टाउन हो गया, अब टाउन के बाद रोड भी आते हैं, एमजी रोड आती है, ये सब चीज़ें रोड्स वगैरह आती है, तो इसके बाद इसको रोड्स में भी डिवाइड कर दिया। इसके बाद ईच रोड रैंडम हाउसेज आर सैंपल एंड द ऑक्यूपेंट्स क्वेश्चन। अब इसके अंदर से भी आपको कुछ रैंडम्स जो है वो चीज़ें उठा ली जाएंगी, फिर उसके बारे में क्वेश्चन और सर्वे लिए जाएंगे। तो ये देख सकते हो पूरा हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। पहले हमने क्या किया, कंट्री को डिवाइड किया एरियाज के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद टाउन और सिटीज के अकॉर्डिंग कर दिया, फिर उसके बाद रैंडम रूट्स पे कर दिया, फिर उसके अंदर से हमने रैंडम लोगों को उठाया और उससे क्वेश्चन पूछे, तो अलग अलग स्टेजेस बन गई, तो इसको कहिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बहुत सिमिलर होती है, बट वंस द डिजायर्ड नंबर ऑफ एरियाज आर चूजन, एवरी ऑक्यूपेंट इन दैट एरिया विल बी पार्ट ऑफ द सैंपल। अब देखो सैंपल का पार्ट क्या होगा, यहाँ पे हमने सिटीज में डिवाइड कर दिया था, सिटीज के बाद हमने रैंडम सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया था, तो इसके बाद से ये जो बनेगा ना, ये हमारा सैंपल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता था कि हम लास्ट में जब हमने टाउन्स वगैरह सेलेक्ट कर दिए थे, रोड सेलेक्ट कर दिए थे, रोड के बाद हम जिससे सैंपल ले रहे थे वो हमारा सैंपल बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि हमने यहाँ पे कंट्री है,
कंट्री को सिटीज़ में डिवाइड करा, सिटीज़ के बाद हमने जो टाउन्स वगैरह में डिवाइड करा, टाउन्स में ही उसके बाद से जितनी भी हमारी डाटा आएंगी कि जैसे हम टाउन से रोड करा, फिर रोड के अंदर से बंदों को सिलेक्ट करा, वो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं डिफिकल्ट है, बस आप मेन अगर आप देखोगे कि ये लैंग्वेज क्या क्या लिखी है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, तो गाइस इजी हो जाएगा समझना भी आपके लिए। और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार गाइस रिवाइंड करके देखो। ओके, क्वार्टर सैम्पलिंग की बात करें, इंटरव्यू नोज हाउ मेनी टाइप्स नीड टू बी इंटरव्यू, दैट इज 20 मेल बिटवीन 20 से 29 साल के बीच में उसको 20 मेल को इंटरव्यू करना था, इंटरव्यू वियर को पता था, तो 20 ही मेल्स को ज़्यादा से चुनेगा। अब देखो आ गए उसके पास 100 बंदे, उसको चुनने 20 हैं, उसको पता है कि उसको 20 ही चुनने हैं, तो भाई वो अपने हिसाब से पहले ही दिमाग में लगेगा कि मेरे को 20 ही चुनने हैं, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल का इंटरव्यू ही होगा उसी को चूज करेंगे, ताकि एनी मेथड टू रीच द सैंपल साइज। ये हो गई हमारी सैम्पलिंग खत्म। इसके बाद बात करते हैं बिग डाटा के बारे में। बिग डाटा जो होता है एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट में बी एनालाइज टू रिवील पैटर्न्स ट्रेंड्स एंड एसोसिएशन। बहुत ज़्यादा डाटा, इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है कि मतलब बहुत सारा, एक कंपनी है तो उसका सारा सेल परचेज मार्केटिंग मैनेजमेंट सब कुछ इसी के डाटा, मान लो कि सब कुछ एक साथ रख दिया। बिग डाटा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लार्ज कलेक्शन होता है डाटा का। द प्रोसेसिंग ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा की प्रोसेसिंग को ये कहते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल यूजिंग हेडूप सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज़ करना बिग डाटा की एग्जांपल के रूप में। कैरेक्टराइज्ड बाय द 3 V's आते हैं, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी। एक 4V वो भी होता है जो कि कहते हैं वेरासिटी। वेरासिटी यानी कि जो होता है हमारा ट्रूथफुलनेस की कितनी सच्चाई है डाटा के अंदर। फिलहाल वॉल्यूम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ना होल्ड ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है जिनकी मान लो कितने सारी हैं, आपको एक पूरा दे दिया कि डिपार्टमेंट है, फिर उसके अंदर कितने सारे वॉल्यूम्स ऑफ डाटा हो जाएंगे, सेल्स के अंदर ही इस प्रोडक्ट ने कितना करा, दूसरे प्रोडक्ट ने करा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, वैरायटी कितने टाइप की वैरायटी हो जाती है, डाटा कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंटरनल, एक्सटर्नल। मॉनिटरी टर्म में हो सकती है, नॉन मॉनिटरी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। ओके भाई, बहुत सारी टाइप की वैराइटीज हैं। वेलोसिटी, द डाटा नीड्स टू बी टर्न्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्विकली। आपने पढ़ा था डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना पड़ता है, तो वेलोसिटी है कितनी स्पीड में डाटा को जो है वो हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। वेरासिटी होता है ट्रूथफुलनेस की डाटा में जो है वो कितनी सच्चाई है। ओके, सो आगे बात करते हैं रिस्क क्या क्या आता है बिग डाटा की। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, जितना बड़ा डाटा हो उतने बड़ा डाटा की सिक्योरिटी का रिस्क रहेगा कि कहीं डाटा ब्रीच ना हो जाए। टाइम स्पेंड मेजरिंग रिलेशनशिप दैट हैज नो वैल्यू, हम कभी कभार ऐसी चीज़ों को भी मेजर करने लग जाते हैं जिसका कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं होता, लेकिन हम उस पर टाइम स्पेंड कर देते हैं क्योंकि बिग डाटा है, कितने ज़्यादा सोच करोगे, हमें लगता है कि ये हमारी कंपनी के लिए यूज़फुल होगा, लेकिन वो नहीं होता है। टेक्निकल डिफिकल्टी इंटीग्रेटिंग न्यू सिस्टम्स, जो भी नई नई अब कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस वगैरह आते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो है टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, आजकल आपको पता है कंप्यूटर लैपटॉप कितने महंगे हो चुके हैं, तो कितना न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेने में उसकी कॉस्ट आएगी। पुअर वेरासिटी रिजल्टिंग इन रॉन्ग कंक्लूजन, अगर वही ट्रूथफुलनेस जैसे मैंने बताया कितनी सच्चाई है, अगर अगर डाटा जो है वो सही नहीं निकला, डाटा खराब आया, थोड़ा फॉल्ट आया, तो रॉन्ग कंक्लूजन निकलेगा। हमने सोचा था कि सेल जो होगी वो 2 लाख की होगी, दिखा रहा है 3 करोड़, भैया बताओ ट्रूथफुलनेस तो बिल्कुल है नहीं, वेरासिटी तो बिल्कुल है नहीं, तो हम गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स टू यूज बिग डाटा सिस्टम्स, अवेलेबिलिटी, स्किल्स की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए ताकि बिग डाटा सिस्टम को यूज कर सके। अब बताओ किसी नौसिखिए को उठा के आप सिस्टम पे बैठा दोगे, क्या वो कुछ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो ये रिस्क आ जाते हैं बिग डाटा के। इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारा, मेन थ्योरी पोर्शन तो यहीं तक था, बाकी हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देखे तो एवरेजिंग डाटा है, मेजर मीन्स वगैरह, मीन मीडियन मोड के बारे में बात करें। मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, मीडियन जो मिडल वैल्यू होती है, जिससे मीन का मतलब एवरेज, यानी कि टोटल जो नंबर होते हैं उसमें से आप सम कर दोगे तो वो आ जाता है मीन। मीडियन के बारे में, मिडिल वैल्यू मोड जो होती है वो सबसे ज़्यादा बार अगर जो वैल्यू होती है, वैल्यू विच अकर मोस्ट ओपन। इसके हम नीचे एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। ये एवरेजिंग मेजर्स के अंदर आते हैं, स्प्रेड मेजर्स के अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेरिएंस में जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको ये देखो ये लिख रखा, ये गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम हमारा मेन जो एम था वो थ्योरी था, तो बाकी आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और यहाँ पे जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको इतना आ गया, मीन आपका ये निकल गया, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे और इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, ये देखो मीन निकाला, तो आपने इन सबको क्या करा, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 हमारी जो है टोटल डाटा है की वैल्यूज है, तो 6 टोटल हमारा कितना है, सम 6300, 6 डाटा 6 वैल्यूज हैं, तो 6, तो 1050 हमारा मीन आ गया। मीडियन निकालने के लिए मिडल वैल्यू निकालनी होती है, देखो इसका ना मैं फॉर्मूला बताता हूँ, n + 1 / 2।
अब ये आपका हर फॉर्मूला में चलेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 6 है तो 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये आ गया आपका 3.5। अब 3.5 का दिक्कत क्या आएगी कि आपको 3.5 कैसे लोगे, देखो 1 2 3 और 5 यानी कि 3 और 4 के बीच में आना है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका ऑड होता यानी कि अगर यहाँ पे मान लो कि 7 होता आपका टोटल, तो 7 + 1/2 कर देते तो 8/2 का हो जाता। 8/2 का मतलब है कि आपकी फोर्थ वैल्यू होगी, तो फोर्थ वैल्यू तो आपको इजीली यहाँ पे पता चली जाती। अगर ऑड होती है तो आपको ये दोनों के बीच में दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन। मीन आपको पता ही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ या फिर सिग्मा एक्स अपॉन एन ग्रुप डाटा के लिए। अब यहाँ पे एफ है, एक्स है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका देखो समीशन आ जाएगा 8210 सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ ये, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो आपका मीन निकल जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हमने देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए क्या है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। बहुत ईजी, बस आपको जो है फॉर्मूले याद रखने हैं। रिस्क और अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन वापस से आता हुआ रिस्क और अनसर्टेनिटी। रिस्क डिस्क्राइब करता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स एंड कैन एस्टिमेट देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। हमें पता है कि हमारा 1 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपए का नुकसान होना ही होना है, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया है, तो ये हम इसको कहेंगे कि रिस्क है। अनसर्टेनिटी क्या कहेंगे कि यूज व्हेन वी डू नॉट नो द पॉसिबल आउटकम्स एंड और देयर associated probabilities। uncertainty is essentially a matter of ignorance। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब मेन यही होगा कि हमें पता ही नहीं है कि भैया हमारे साथ क्या हो सकता है, या हमें नहीं पता कि हमारे ईयर एंड पे कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया भाई, अब हमें थोड़े पता है कि नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वो तो अनसर्टेनिटी के अंदर आ गया। तो ये दोनों डिफरेंस होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इज द लाइक्लीहुड ऑफ अ गिवन इवेंट अकरिंग, कि क्या चांसेस है, क्या बारिश हो जाएगी, क्या चांसेस है एक डाइस में 1 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, तो ये आपको क्या है कि प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस हैं कि एक इवेंट अकर होगा। इफ वी कैन कंपाइल अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ऑल इक्वली, तो ये डाटा फॉर्मूला बन जाता है वापस से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मान लीजिए आपको बताना है कि डाइस में एक कितनी बार आ जाएगा, टोटल डाइस में होते हैं 6 नंबर और एक कितना आ जाएगा 1/6, को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि आपको करना है और कि नॉट 1 यानी मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर डाइस है हमारा, आपको बताना है कि एक कितनी बार आ जाएगा, तो हमने कहा कि 1/6, ठीक है। अब क्या चांसेस हैं कि जो 1 है हमारा वो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 1 माइनस जो भी चांसेस हमारे नहीं है 1 माइनस 1/6, यानी कि ये हो गया हमारा 5/6। ओके, तो जो आने के चांसेस हैं वो इतने हो गए, अगर नहीं लाना तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि क्या नहीं चांसेस है, तो 1 माइनस जो भी आने के चांसेस नहीं है। ओके, इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स, आपको ये दे रखा है, सीएल दे रखा है, ये मान लेंगे हम इसको एक्स। प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के जो बाद वैल्यू आएगी उन दोनों को ऐड करना है और अपॉन में इसको कर देना है 1.4, जैसे कि पी एक्स आ गया, इसको आपको टोटल जो देखोगे ये आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है। ओके, सो 1.4 हमारी यहाँ पे दिखाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गाइस। और जेड स्कोर आपको निकालना पड़ता है, इसका मेन ये फॉर्मूला याद रखना, आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ता है। देखो एक पूरा ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, और ये हमारे ये जो बीच में होता है इसको मीन कहेंगे, ठीक है। मीन के इस तरफ होता है 50% डाटा और इस तरफ होता है 50% डाटा और ये बीच वाला होता है मीन। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि मीन के कितने, मीन जो है वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कितने हमारे आसपास डाटा है, कि जैसे हमारा एवरेज आ रहा है 3, तो 3 के आसपास 5 कितना पड़ेगा, 6 कितना पड़ेगा, तो ये हमें बताएगा कि हमारे मीन के कितने आसपास है, ये सब बताता है। तो आपको इसका फॉर्मूला दिखेगा एक्स, एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये म्यू यानी कि आपको मीन दे रखा होगा, दोनों को माइनस करेंगे अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो एक जेड स्कोर आ जाएगा। जेड स्कोर निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखो जेड स्कोर के बाद आपको एक ऐसा टेबल दे रखा होता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना जेड स्कोर, वो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा वो आपको निकालना है। यहाँ पर आपके जैसे जेड स्कोर 1 आ गया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें क्या पता चला, देखो 1 0.3413, ठीक है। 1 कैसे निकालेंगे, 1 हमारा ये रहा 1.0, क्योंकि आगे भी 0 ही निकालेंगे क्योंकि खाली हमारा 1 आया था, तो 0.3413, यहाँ पे भी क्या दे रखा है 0.3413, ठीक है। अब हमें निकालने के 0 से 1 के बीच में कितना डाटा था, तो 34.13 इज द एरिया फ्रॉम 0।
ये खाली इसमें है, बाकी अलग अलग जैसे इस ग्राफ में हमें जो जो हमें क्वेश्चन में कहा होता है ना कि हमने किसके बीच में डाटा निकालना है, उस हिसाब से देखेंगे। मेन ये तो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो गाइस ये लोग आप लोग देख इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। मेन मेरा था थ्योरी कराना, तो थ्योरी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो प्लीज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड make sure to like the video. Please give me your feedback.